अब एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं मैं। वैसे तो देखो क्या है, मैंने तुम्हें बोला था कि वापस ले जाऊं मैं तुम लोगों को कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल पोर्शन पे, क्योंकि अब ये जो भी मेथड्स रिमेनिंग है वो तभी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे जब तुम्हें उसके प्रॉपर नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। Like what is inflow, what is outflow, everything will be crystal clear. Then after you are going to solve the problems. लेकिन अब एक छोटी सी बात ये थी ना कि कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते है ना, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको ये सब बता दिया, ऐसा नया नहीं है। देख लो क्या बताया आपको, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। मतलब बिजनेस वही है, काम वही है, वी आर रिप्लेसिंग विद समथिंग, या हम उसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जगह वही है, मतलब ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट सिमिलर है। एक्सपेंशन में क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, कुछ नया करना। कुछ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही होता है कुछ नया करना, ठीक है ना, तो कुछ नया होगा। और डिसीजन के बेसिस पे देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये क्या लॉ पढ़ रहे हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअल वर्ड का केवल मीनिंग पता है, म्यूचुअल मतलब दोनों के कंसेंट से, समझ में आता है। एक्सक्लूसिव भी था मैडम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट्स, डिसीजंस एक्चुअली। बोलो बोलो, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हाँ या ना, बोलो। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ ना। नहीं वो तो करना है, देखो ध्यान से, म्यूचुअली रिप्लेसमेंट मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो म्यूचुअली एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल विल एक्सक्लूड द एक्सेप्टेंस ऑफ, मैंने क्या बताया, लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स होंगे। कितने चाहिए मुझे, एक चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। और ये एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन क्या है ना। यहां देखो सब एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है, यहां ऑल्टरनेटिव की तो बात ही नहीं है यार, इंडिपेंडेंट है। बट स्टिल वी विल एक्सेप्ट सम प्रपोजल्स एंड रिजेक्ट अदर्स, हाँ या ना, बोलो। कंटिंजेंट, अब कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट करे, डिपेंडेंसी ऑन सम स्पेशल थिंग्स, हाँ या ना, बोलो। एग्जांपल ही देख लो, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। In remote area, and it will have to invest infrastructure like building roads, house and employees etc also, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको देखो रिमोट एरिया में पहले इतनी फैसिलिटीज मिलेगी तब तो होगा इतने काम होंगे तब तो होगा। तो ऐसे सिचुएशन, तो इसका कोई मतलब नहीं, आपको इसका लिए कोई ऐसा स्पेशल कोई मतलब नहीं क्वेश्चन आने का। लेकिन अब जो बात आई है वहां से हम शुरू करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्टेड कैश, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। कैश फ्लोज में दो होंगे, सबसे पहला अरे पहला होता है इनफ्लो, आउटफ्लो होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जहां आउटफ्लो। बेटा ये सब तो पॉइंट्स लिख रखे, इनके बारे में क्यों सोच रहा है। कैश फ्लो, क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो होता है, क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, याद रखना, ठीक है ना, बोलो। तो कैश फ्लो निकालने के लिए ध्यान से देखो, कैश फ्लो बेसिकली कैश इनफ्लो निकालने के लिए आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये चार्ट आपको बनाना है विदाउट यूजिंग अमाउंट, आपको सिंपली बनाना है, ठीक है ना। मैं समझा देता हूं आपको, यही सेम मैं लिखने वाला हूं, बाकी और कुछ नहीं। कैश क्या निकालना बेटा, कैश इनफ्लो क्या निकालने जा रहा है सबसे पहला। ये आपको हेडिंग भी देनी है आपको, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है ना भाई। आपको अपने जितने भी आगे डिसीजंस लेके इनफ्लो और आउटफ्लो का कंपैरिजन करके लेना है, और उसमें सबसे पहले इनफ्लो आ गया तो इनफ्लो का ही कैलकुलेशन शुरू करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश। अगर डेप्रिसिएशन नहीं है और अगर डेप्रिसिएशन है, मतलब दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं, बात ही खत्म कर दो, प्रोजेक्ट में डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं, खत्म करो। और अगर है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इनफ्लो कहां से शुरू होगा सर, सेल्स से शुरू होगा, हाँ या ना। लेकिन सेल्स में से आप क्या माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थोड़ा डिफरेंट दिखा ना,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आप वर्ड यूज मत करो, एक ही बात है, क्योंकि आपको प्रॉफिट का तो कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट मतलब क्या है? कैश फ्लो से। लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो क्या माइनस होगा? नहीं होगा ना। और अगर है तो क्या, मान लो यहाँ पे इतना अमाउंट का डेप्रिसिएशन, आप अमाउंट नहीं लिखोगे, मैंने बोला था आपको वहां पे अमाउंट नहीं लिखना है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या आपको? इसके बाद आएगा क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, वैसे तुम लिखना उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर लेस करोगे क्या? देखो यहां से स्विच कर लेना, यहां से लिख देना EBIT, पूरा ही बना देता हूँ यार, छोड़ना, मैं तुम्हें वही ले चलता हूँ, सेल्स माइनस COGS। और वो भी वाला तरीका यूज कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन, देन उसके बाद ये वाला तरीका भी चालू कर सकते हो। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं पहले विद डेप्रिसिएशन वाला समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो क्या आएगा, बाद में देखेंगे। बैलेंस, बैलेंस को क्या नाम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से लेस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। चलिए लेस कर दिया मैंने डेप्रिसिएशन अलग से, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? EBIT आएगा, इसमें से लेस करेंगे क्या? क्या आएगा? देन टैक्स माइनस करेंगे, और क्या आ जाएगा? लेकिन हमारा टारगेट क्या कैलकुलेट करना था बच्चों? और ये क्या निकाला हमने? तो इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे क्या? क्या ऐड कर देंगे? और डेप्रिसिएशन करने ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? एनुअल कैश क्या? इनफ्लो। ठीक है ना, जो हम निकाल रहे थे। ठीक है, इतना अभी लिखना, पहले समझो, अब जब लिख दिया तो समझो फिर, ठीक है ना। सर सवाल ये है कि अगर आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड करना था तो आपने ये लेस क्यों किया, है ना। यही सवाल होगा जवाब में, यार अगर माइनस करना था तो ऐड नहीं करना था, ऐड करना था तो माइनस नहीं करना था। लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं कि अगर मैं यहां माइनस करूंगा तो आपका जो अर्निंग बिफोर टैक्स होगा वो क्या होगा? कम आएगा, ज्यादा आएगा? कम आएगा। और अर्निंग बिफोर टैक्स कम आएगा तो यहाँ पे टैक्स क्या होगा? एक्चुअली कम आएगा, हाँ या ना। फिर उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा, कायदे से फिर पूरा डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। क्या डेप्रिसिएशन डिडक्टेबल इनकम है व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेशन? क्या डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है टैक्स कैलकुलेशन में? अंडर विच सेक्शन? बीजीबीपी नहीं पढ़ा? कौन सा? 32 में मिलता है डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन मिलने से आपकी इनकम कम होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो कम क्या होना है? टैक्स, हाँ है ना। डिडक्शन मिलने से आपका टैक्स क्या होगा? कम होगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि कम टैक्स लगे, यानी टैक्स बेनिफिट जो मिलता है वो मिल जाए, हाँ या ना। और अगर नहीं माइनस करेंगे तो क्या आएगा? टैक्स ज्यादा आएगा, जो कि कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा आपको फिर। और लास्ट में ऐड क्यों किया? ऐड इसलिए किया क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश आइटम है, और हम कैश इनफ्लो कैलकुलेट करें तो डेप्रिसिएशन तो जाता नहीं है ना जेब से, तो क्या करेंगे लास्ट में? देखो पहले माइनस इसीलिए किया था कि अपना टैक्स सही है, हाँ या ना, वरना ज्यादा टैक्स नहीं चला जाता, गलत नहीं हो जाता फिर। तो अपना टैक्स सही है इसलिए क्या किया था हमने? पहले माइनस किया था, जो कि नेसेसरी था, हाँ या ना। बोल तो दो यार। माइनस कर दिया इसलिए क्योंकि नेसेसरी था। उसके बाद हमने ऐड बैक क्यों कर दिया?
तो आप ये बनाओ। और अगर डेप्रिसिएशन होता ही नहीं तो यहाँ माइनस भी नहीं था, यहाँ प्लस भी, उनका बात वही है, तो आप इसको आप हटा देना। अगर विदाउट डेप्रिसिएशन वाला बना रहे हो तो एक यहाँ से ये गायब कर देना, ये जैसे ही माइनस होगा सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, और उसके बाद आगे का ये डेप्रिसिएशन एड ऑन भी नहीं होगा। बात खत्म होगी नहीं हुई, यहाँ खत्म हो गई नहीं हो गई। और देखो यहाँ पे लास्ट में ये लाइन जरूर लिख लेना, बीइंग नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन हैज बीन एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, इतना करो फटाफट, जल्दी करो, नोट्स प्रॉपर रखो, और नोट्स जो भी होगा सर हो गया पहले ये हो गया, ये लाइन ये रहा, being non-cash expenditure depreciation has been added back while calculating cash flow। और ये आपकी नई बात नहीं है, बचपन में ही सिखा दिया गया था 11वीं 12वीं में कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, जिसलिए कैश फ्लो में इसको इंक्लूड नहीं करते। एनी काइंड ऑफ कैश फ्लो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके कैलकुलेट होता है। क्लियर है बेटा? और माइनस क्यों किया था, इसका रीजन मैंने दे दिया, वो भी लिख लो। प्रीवियसली द डेप्रिसिएशन हैज बीन डिडक्टेड, लिख लो previously the depreciation has been deducted, just उसी के नीचे एक लाइन और लिखो ना, previously the depreciation has been deducted to calculate the real tax, the actual tax, sorry, calculate the actual tax and इंक्लूड टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग होती है ना डिडक्शन से, इंक्लूड टैक्स सेविंग, सिंपल है। अगर डिडक्शन मिल रहा है तो टैक्स कम होगा ना, उसी को तो टैक्स सेविंग बोलो बेटा, इसको टैक्स शील्ड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टैक्स शील्ड, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, बोलो। ये इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए था। देखो आपको ये जो चीजें दे रखी थी ऑलमोस्ट वही बातें थी, ठीक है ना, बट मैंने थोड़ा सा उसमें चीजों को आपको सिमिलर कर दिया जैसे आप पहले से पढ़ते आए हो। तो देखिए यहाँ पे, हालांकि कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत 19-20 इधर-उधर भी करेगा तो आपको उतना दिक्कत नहीं होने वाला। अब क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है, और उसके लिए कैलकुलेशन लिखना, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है ना, लिखना है आपको। ये सारी चीजों को पहले ही मेथड से यूज करना शुरू करेंगे जब हम एनपीवी मेथड शुरू करेंगे, तो बाकी जो नॉन डिस्काउंटेड था वो तो खत्म, छोड़ दो, करा दिया उसको। इनिशियल कैश आउटफ्लो में देखो पहला पॉइंट लिखना, केवल ये हेडिंग देना, ये लिखना, ठीक है ना। अगर नया प्रपोजल आया है या आप एक्सपेंशन करना चाहते हो तो क्या होगा, इनिशियल आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करोगे। और ये जो बॉक्स बनाया बस ये याद रखना, नया एसेट कितने का पड़ा वो, ठीक है, प्लस उसको इंस्टॉल करने में कितना खर्चा आया वो, और प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ये क्या है, रन करने के लिए, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कुछ फंड्स की अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट थी, सॉरी, तो वो फंड्स को भी आपको वहां अलॉट करके रखना पड़ेगा, तो वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है ना तुम्हारे लिए, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखना है। तो आप ऐसे लिखने के बजाय ये डायरेक्ट ये कॉलम काट दो ना, डायरेक्ट यही अमाउंट लिख डालो, सब खत्म हो गया। दो कॉलम क्यों बना रहे हो, सीधा एक बार में ऐड ऑन कर लो सब कुछ, एंड दैट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो, but only in case of fresh proposal और expansion। अगर आप expansion कर रहे हो मतलब आप पूरा तरीके से नया काम कर रहे हो, हाँ या ना, तो वहां पे पुराने का कोई कनेक्शन नहीं है। रिप्लेसमेंट में आएगा ना पुराने का कनेक्शन, पुराना हटाओ नया लाओ, रिप्लेसमेंट मतलब पुराना हटाओ और नया लाओ, तो वहां पे तुम्हें पुराने से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ फायदा भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट कम भी होगी, याद रखना। क्या होगा देखो बताता हूँ, पहले इतना देखो, इतना क्लियर है, बन गया? yes. बोलो बेटा, एवरीवन टेल मी अबाउट दैट। अच्छा ये क्या करा रहा हूं, यही तो आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करने का पैटर्न यहीं से शुरू होगा। आप इसको थ्योरी मत समझो, ये आप समझो कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हीं सबको इंक्लूड करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, रिप्लेसमेंट।
अब आपको हेडिंग सेकेंड हेडिंग देनी है इसी, वी आर डूइंग व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश इनफ्लो। इसमें पहला हो गया, दूसरा क्या था, रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट मतलब क्या है बेटा, पुराना हटाओ नया लाओ, हाँ या ना। तो अभी नए वाले की कॉस्ट तो होगी, ये सब ये कॉलम मत बनाना, डायरेक्ट अमाउंट यही लिखना। नए वाले की कॉस्ट तो यहां होगी, बोलो, नई कॉस्ट आ गई नए एसेट की। अच्छा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसमें ऐड कर लो, बात खत्म। अरे बोलो ना। अगर वर्किंग कैपिटल लेवल डिक्रीज होता है तो माइनस हो जाएगा, इंक्रीज होता है तो प्लस हो जाएगा। ये पूरा ऐसे ही लिखना और यहाँ ऐसे अमाउंट के रूप में बना देना, कोई दिक्कत। इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल, ये तीनों तो अभी सब पुराने ही दिखा रहे हो, आप नया क्या लाए, नया कुछ लाया क्या, नया अब है ना। अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या करोगे बेटा, पुराना हटाओगे, और जब पुराना हटाओगे तो सेल करने पे कुछ रिटर्न मिलेगा, वो भी तो कम हुआ ना, तो उसको माइनस कर दोगे। सेल प्रोसीड्स ऑफ क्या, ओल्ड एसेट्स। ठीक है बेटा, पुराना एसेट बेचने से जो भी मिला वो आपका रियलाइज हो गया, तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप वैसे भी लगाओ, अगर ना भी पढ़ो, कंसेप्ट को गोली मारो, अगर कॉमन सेंस लगाओ तो भी बात यही है कि अगर टोटल नया खर्चा इतना हुआ और पुराने को रिप्लेस करो तो पुराने से जो रिकवरी हुई वो माइनस होनी चाहिए, बात खत्म। जेब से जो जाए वही तो लगे, क्लियर है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या था, टैक्स की बात थी। कौन सा टैक्स यार, नए एसेट खरीदने पे टैक्स, पुराना बेचने पे तो समझ में आता है, इनकम पे टैक्स या एक्सपेंडिचर पे टैक्स, ये तूने अलग ही बता दिया, नया नया सीख मिला। इनकम टैक्स इनकम पे ना लगा के तूने किस पे लगाया, एक्सपेंडिचर पे। तो तेरे लिए मतलब तू प्रधानमंत्री बन गए तो नया टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। लोग खरीदने से पहले डरेंगे, अभी तो लोग कमाने की बात करते फिर खरीदेंगे ब्लैक में। अभी तो कमा के पैसे ब्लैक में लोग रखने की कोशिश करते हैं, फिर ब्लैक में खरीदने का काम होगा। हद है यार। बेटा जो तुमने बेचा वो क्या था, प्रोजेक्ट में क्या बेचा, एसेट बेचा। एसेट पे जब एसेट बिकता है जनरली तो कैपिटल नेचर एसेट होता है, और वो क्या होता है, कैपिटल गेन को अट्रैक्ट करता है, तो कैपिटल गेन लगेगा। अगर, ठीक है, अगर ये ध्यान देना, अगर सेविंग है टैक्स सेविंग तो क्या होगा, माइनस करोगे या ऐड करोगे, खुद बताओ मुझे, कॉमन सेंस लगाओ। टैक्स सेविंग है, ऐड होगा माइनस होगा, माइनस होगा, बिल्कुल सही बात, माइनस होगा। टैक्स लॉस है, एक्स्ट्रा टैक्स चला गया, वो ऐड होगा। लेक्चर में आप कैलकुलेट ही आउटफ्लो कर रहे हो बच्चे, है ना, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, आउटफ्लो, एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा है, क्या होगा। वैसे लॉस वॉस कुछ नहीं होता यहाँ पे, इसमें से मेरे हिसाब से देखो मैं क्या करता हूँ, इतना पे पूरा अमाउंट ऐड किया, टैक्स जितना एक्स्ट्रा लग रहा है वो माइनस कर दो, वो भी तो जा रहा है। कहाँ मिला, तुम्हें एक बात बताओ, तुमने एसेट को बेचा 1 लाख रुपए में, उस पर लग गया 20,000 का टैक्स, कितना ऐड होना चाहिए तुम्हारे को, बोलो। 1 लाख में एसेट को बेचा, 20,000 रुपए टैक्स लग गया, कितना ऐड करना चाहिए कायदे से तुम्हें, ऐड या माइनस, सॉरी ऐड या माइनस व्हाटएवर, नेट अमाउंट ना। अरे नेट अमाउंट 80,000, और अगर तुमने पूरा 1 लाख जोड़ दिया है तो क्या करोगे 20,000, और पूरा अगर 1 लाख रुपए माइनस कर रखा है तो क्या करोगे 20,000, बोल दो जोर से। तो टैक्स है ना, आप ये मत लिखो ऐड लेस, आप लिख दो कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना। टैक्स सेविंग हो गया तो क्या होगा, बच गया पैसा, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा टैक्स चला गया तो हालांकि इसके ऊपर मत पढ़ो, टेंशन मत लो, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके जब दिखाऊंगा ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन वो इसको लिख के इसके हिसाब से बताया होगा वो उतना मजेदार नहीं आया होगा ना, वो समझ में उतने वाली बात है, लिखने की बात है वो, ये केवल वर्ड्स को यूज करने की बात है। जब प्रैक्टिकली बात करूंगा तो इतना याद रखना कि अगर आपने एसेट को बेचा है और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया तो माइनस होगा टैक्स, और जो नेट अमाउंट होगा वो ऐड होगा, सॉरी वो माइनस होगा नेट अमाउंट। तो जो नेट वाला अमाउंट होगा, जैसे यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए था,
और यहाँ पे मैंने क्या बोला 20,000 का टैक्स लग गया। तो अगर आप यहाँ पे 1 लाख माइनस करो तो ये 20,000 क्या कर लो, ऐड करो ना, ये जस्ट उल्टा ही करोगे ना, बोलो। और अगर मान लो आपने चाहा तो यहाँ पे डायरेक्ट नेट बैलेंस उठा के कितना कर लो, 80,000 माइनस कर लो, क्योंकि ये रियलाइज हो गया। तो घूम फिर कर बात यहाँ पे करनी है, ये जो लाइंस रेडी है केवल फॉर्मेलिटीज है। क्लियर है, पक्की बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। आपने इनिशियल कैश फ्लो दो सिचुएशन में देखा, किस किस सिचुएशन में देखा, जहां पे एक्सपेंशन या फ्रेश प्रपोजल हो, जहां पे पुराने से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। और दूसरे में रिप्लेसमेंट आया तो वहां पे क्या आया, जो सेल वैल्यू था प्लस टैक्सेशन का पंगा है कैपिटल गेन टैक्स का। सेकेंड हेडिंग तो क्या, अभी आपने क्या निकाला, इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया। अब लिखोगे इंटरिम कैश फ्लो। इसमें पहला पॉइंट फ्रेश और कंप्लीटली अ न्यू प्रोजेक्ट। सर ये होता क्या है इंटरिम कैश फ्लो, पहले वो समझते हैं। देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो तो जो होना था वो हो गया, ठीक है ना। The firm hopes to get benefit from the future cash inflow generated by the project, यही इसलिए तो इनिशियल कैश फ्लो किया था। The initial cash outflow of a project depends upon the capital investment decision by as follows. Sorry, interim था यार, इनिशियल कैश, ये इंटरिम वर्ड लिखा था, इनिशियल था, इनिशियल था। इफ एनालिसिस इज रिलेटेड टू फ्रेश और कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट, तो क्या करना है, इंटरिम कैश फ्लो के लिए देखो क्या उठाया है इसने, प्रॉफिट आफ्टर, उसमें ऐड करोगे क्या, जितने भी नॉन कैश आइटम माइनस किए हैं क्या करोगे आप उसको ऐड कर दोगे। और ध्यान से देखो, जो नेट अगर डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल में, अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, ऐड, और अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, लेस। इसको करने के बाद आपका इंटरिम नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये तुम्हारे को वही तो इनफ्लो वाला ही तो बताया था, इनफ्लो में जो डिटेल में बताया था वही तो है, अरे बोलो ना। इनफ्लो में नहीं करा था क्या हमने ये चीज एक्स्ट्रा, ये ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, ऊपर इंक्लूड नहीं किया है, समझो। और अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन होगा तब ये ऊपर वाला स्टेटमेंट बनाओ, इसको पहले फटाफट बनाओ, या फोटो लो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। फोटो हो गया क्या, फोटो भी ले ले, हाँ ये डन। और ये रहा तुम्हारा इंक्रीमेंटल, एक्चुअली इंक्रीमेंटल ही है कैश फ्लो फॉर द पीरियड। ये भी देखो, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नेट डिक्रीज इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेट चेंजेस इन इनकम बिफोर टैक्सेशन, ये आ जाएगा नेट बैलेंस पे। फिर ऐड और लेस क्या करना, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस, नेट इंक्रीज टैक्स इनकम आफ्टर टैक्सेस, एंड देन इसमें आ जाएगा नेट करके माइनस। देखो ये जो होगा ना, इसमें से ये माइनस होगा, ये आएगा, ये थोड़ा गलत तरीके से बना। फिर इसमें से क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस प्लस माइनस होगा, ये आ जाएगा नेट बैलेंस, यहाँ पे ये आएगा। फिर उसमें ऐड और लेस होगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन चार्जेस, ये होने के बाद आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है सर, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अभी आपको इतना ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग का कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा। क्या है, तो विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल, जब ये चैप्टर हम आपको कराएंगे, कैश फ्लो पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, वैसे मैं बता दूं, जनरली इसको सेल्स से आप इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसमें क्या होगा, ध्यान दो, इसमें क्या ध्यान देना है, देख लो ध्यान से। इसमें क्या है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है तो इनफ्लो बढ़ रहा है, एक तरह से ऐड होगा। और अगर इंक्रीज हो गया तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका नेट चेंजेस इन इनकम बिफोर टैक्स, प्रॉफिट में नेट कितना चेंज हुआ, आप समझो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकाल रहे हो तो क्या होगा, कितना इंक्रीमेंटल सेल आया, और एडिशनली अगर एक्सपेंस कम हुआ है तो क्या कर लो, ऐड कर लो, एक्सपेंस बढ़ गया है तो माइनस करो। उसके बाद कितना इनकम आपका नेट चेंज हुआ विदाउट टैक्सेशन इफेक्ट, तो वो आ जाएगा। इसमें से अगर टैक्स बढ़ गया तो क्या करो, माइनस, और कम हुआ टैक्स सेविंग हुई तो क्या करो, प्लस कर लो। उसके बाद चेंज यानी एडिशनल इनकम आफ्टर टैक्स आएगा, और उसमें अगर डेप्रिसिएशन का एलिमेंट है और डेप्रिसिएशन डिक्रीज हुआ तो क्या कर लो, ऐड, और डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ तो क्या करो, तो उसके बाद आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन तो आपका इनिशियल वाले इनफ्लो में तो आपने कर ही रखा है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। इसका भी कोई खास यूज आपको मिलने वाला नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। लेकिन इसके बाद जो टर्मिनल कैश फ्लो बताने जा रहा हूं वो आपका ज्यादातर मिलता है, ठीक है ना। एक बार देखिए, इसको भी देखिए, इसकी भी फोटो लीजिए। ठीक है, फोटो ले लिया इसका। चलिए, टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है। इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो आपने समझा अभी कैसे निकलेगा, ये प्रोसेस से जो अभी आपने फोटो लिया, इसमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आएगा। टर्मिनल नेट कैश फ्लो निकालने के लिए क्या कहता है, इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो एट द टर्मिनल ईयर। टर्मिनल ईयर क्या मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। विल फर्स्ट कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड एज कैलकुलेटेड इन पॉइंट अबव बी, बोल रहा है वो तो बता दिया मैंने आपको। विल मेक द एडजस्टमेंट एज फॉलोज, टर्मिनल कैश फ्लो के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखना, फाइनल सॉल्वेज वैल्यू ऑफ डिस्पोजेबल एसेट, जो एसेट आप बेचोगे उसकी फाइनल सॉल्वेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बोलो। इंटरिम कैश फ्लो आपने ऊपर निकालना सीखा है, इसीलिए सीखा है क्योंकि आपको ये कैलकुलेट करना था। ये जो दो कैलकुलेशन ऊपर सीखे हैं वो क्यों किए, क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन करना था, समझ में आई बात। और ये टर्मिनल कैश फ्लो कैसे निकलता वो बता रहा हूं मैं आपको। टर्मिनल कैश फ्लो, फाइनल सॉल्वेज वैल्यू ऑफ द, अब एक बात बता मेरे भाई, प्रोजेक्ट खत्म होगा, एसेट होगा अपने पास, उसको बेचेंगे, अरे एसेट बेचेंगे नहीं बेचेंगे, उससे कुछ रियलाइज होगा, वही होता है स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू। देखो ध्यान से, तो वही लिखा है फाइनल सॉल्वेज वैल्यू, उस पे जो इनफ्लो आएगा उसी को टर्मिनल कैश फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल कैश फ्लो। क्लियर रहेगा, टर्मिनल कैश फ्लो क्लियर है। टर्मिनल कैश फ्लो किसे बोलेंगे बेटा, जब एट द एंड या कभी भी प्रोजेक्ट को आप जो एसेट है अगर उसको डिस्पोज ऑफ करते हो तो जो सॉल्वेज वैल्यू होगा उसी के वैल्यू में कितना आपको फ्लो ऐड करना है, इनफ्लो ऐड करना है, एक्चुअली वही है, ठीक है ना। तो सॉल्वेज वैल्यू है डिस्पोजेबल कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्लियर है, कोई दिक्कत है। इसमें इंटरिम कैश फ्लो, बोलो। इंटरिम कैश फ्लो आपको ऊपर बताया कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो डिक्रीज इंक्रीज करके वर्किंग कैपिटल का वो सब सीखता है एडजस्ट करके इंटरिम कैश फ्लो आ जाएगा। टैक्स सेविंग ऐड होगा, टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, क्यों, क्योंकि जब एसेट बेचोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अगर टैक्स सेविंग हो रही है यानी टैक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, ऐड कर देना। और अगर टैक्स बढ़ रहा है तो क्या करना, माइनस कर देना, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसमें भी एडजस्ट करना है। एंड देन रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल ऐड कर देना, अगर कोई नेट वर्किंग कैपिटल आपने यूज कर लिया इसमें तो, ठीक है ना। इन सबको करने के बाद जो फाइनल आएगा वो टर्मिनल कैश फ्लो आएगा, और ये टर्मिनल कैश फ्लो आपको कई बार यूज करना पड़ेगा बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देना, टर्मिनल कैश फ्लो, यही हेडिंग दी ना, टर्मिनल कैश फ्लो, इसको लिख के आपको, ये कुछ क्वेश्चंस के लास्ट में आएगा, हालांकि ये एडवांस चीजें हैं, याद रखना, ये इस चैप्टर के एडवांस क्वेश्चंस में यूज होंगी। ये जो आपको टर्मिनल के बारे में बताया, ये इंक्रीमेंटल के बारे में बताया, या इंटरिम के बारे में बताया, तो ये टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, इतना याद रखना,
अब ये जो लास्ट में मैंने आपको लास्ट के 10-15 मिनट में चीजें बताई हैं, ये एडवांस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ऑब्वियसली यू गेट इट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस जो भी होंगे लास्ट में, जब मेथड वगैरह लास्ट में पहुंचे, ठीक है ना। बहुत एडवांस क्वेश्चंस में यूज होगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपके ऐसे नहीं होंगे। और अगर आपने क्या, अब मुझे लगता है तुमने तो नाम भी नहीं सुना था इसके पहले, ये सब चीजें, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके सिलेबस में, पता नहीं सीएस वालों में है या नहीं, अभी फरवरी में जब बुक आएगी तो कंफर्म हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा एडवांस चीजें होंगी। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीखना अच्छी बात है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इधर देखिए, ABC Limited is evaluating the purpose of a new machinery to purchase a new machinery with a depreciable base of 1 lakh. Expected economic life कितना है? Change in earning before tax and depreciation, हाँ ठीक है, change in EBDIT actually, earning before टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और इंटरेस्ट तो दिया नहीं, तो इंटरेस्ट अगर होता तो देखा जाता, तो मतलब टैक्स भी नहीं माइनस हुआ और डेप्रिसिएशन भी। कितना है ईयर 2 में, ईयर 3, ईयर 3 हो गया, उसके बाद ईयर 4 भी है, हाँ। अज्यूम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैश फ्लो। अब जितना आपने थ्योरेटिकली पढ़ा उसका पूरा ज्ञान यहाँ यूज कर देना है, 4 साल के लिए बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 45,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, then 25, then 35। व्हाट इज दैट, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। क्या माइनस सबसे पहले होगा, सबसे पहले क्या माइनस होगा, कौन सा डेप्रिसिएशन? सर एसेट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? सर रेट वेट भाड़ में जाए, ये मेथड दे रखा कौन सा, और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, सेम रहता है। और कैसे निकलता है, सिंपल फॉर्मूला, बच्चों वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सर हमें तो ये भी नहीं याद है ना, नहीं याद है तो चले जाना यूट्यूब पे, 2 वीडियोस देख लेना, 2-3 वीडियोस, डेप्रिसिएशन प्लेलिस्ट मेरा बना पड़ा, उसमें से 3-4 वीडियोस देख लेना, तुम्हारे को ये SLM WDV में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 आवर्स का इन्वेस्टमेंट, और आपको ये कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, तो वो देख लेना आप, ठीक है ना। बट अभी आपको मैं बता रहा हूं कि SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यही होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था बेटा, 1 लाख, और उसके बाद कहीं भी तुम्हें स्क्रैप वैल्यू दिया है, लास्ट में कुछ मिलेगा, नहीं दिया तो 0 मान लेंगे, तो 1 लाख माइनस 0, और यूजफुल लाइफ, तो 1 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना है बेटा, तो 9 नहीं दिया, ये वही कर रखा है और कुछ नहीं है। अब ये नहीं होता कोई डेप्रिसिएशन, ऐसे नहीं होता, जो मैंने अभी बताया वो होता है। अब चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है क्वेश्चन में, इसलिए इसको डायरेक्टली कर लिया। अब इसको 0 लिखो, यहाँ 1 लाख लिखो, डिवाइडेड बाय 4 करो, बात तो वही है ना जो, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्लियर, बोलो। तो अब आप बताओ सबसे पहले माइनस क्या होगा, तो मैं 1 साल को करता हूँ, पहले 45,000 था तुम्हारा ईयर 1 में, हाँ है ना, इसमें से लेस करेंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन कितना बचा, 20,000। ये क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, हाँ है ना। क्या लेस होगा इसमें से, टैक्स एट विच रेट, 20%। बता इसको जरा, 20% कितना आएगा, अरे 4,000 के बाद कितना आएगा, 16,000, और इसमें ऐड कर देंगे एट द एंड, क्या ऐड कर देंगे, क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि नॉन कैश है, तो माइनस क्यों किया था, टैक्स शील्ड वर्ड यूज करो ना, टैक्स शील्ड को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए कितना डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, व्हाट इज द कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, एंड दैट्स इट, दैट्स ओके। यही चीज आपको
हर साल करनी है ना, 1 2 3 4, बोलो क्या फर्क पड़ा? एक जो सीखा, जो अब बताओ, अब जो कंसेप्ट सीखा था वो थोड़ा बहुत दिक्कत में रहा होगा, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि कंसेप्ट विद प्रैक्टिकल रियलिटी वही तभी रिटेन होता है, अदरवाइज मतलब ही नहीं कुछ पढ़ने का, ठीक है ना? अब आप बताओ, ये चीज आपको जो पहले बताई थी, क्या उससे कोरिलेट करके इजीली हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? सो इजंट इट इजी? इजी था। नेट कैश फ्लो, अब अगर आपको दे देता कि अब बताओ कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप बताओ आउटफ्लो कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए। इनफ्लो आ रहा है ये, हाँ है ना, 41 29। अब इसका अगर पे बैक पीरियड निकालना हो कैसे आएगा बताओ? एआरआर तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे? एआरआर भी लग सकता है, कैसे बताता हूँ, चलो 2 मेथड तो पढ़ाया है ना तुम्हें, वो 2 बताते हैं। पे बैक पीरियड निकालो फटाफट, बताओ। अरे करो ना, पे बैक पीरियड क्या था? 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बताया तो। ये है ना तेरे पास सामने कैलकुलेशन, दिखा तो लास्ट में, पहले ईयर का कैश इनफ्लो, दूसरे ईयर का, तीसरे ईयर का, चौथे साल का। जल्दी यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं यार। पहले ईयर 41 है, 1 लाख में से 41,000 माइनस कर दे, कितना बचता है? चलो करो ना कैलकुलेशन, बता तो रहा हूं, अब करो बेटा सब लोग। 1 लाख माइनस 41,000, 1 साल कंप्लीट हो गया, कितना बचा? उसमें 29 माइनस कर दो, कितना बचा? तो सेकेंड ईयर में 29,000 का कैश इनफ्लो नहीं दिखा, कितना बचा? 30,000। 2 साल कंप्लीट, तीसरे साल में 25,000 है, वो भी पूरा माइनस कर दो, कितना हो गया? 5,000 बचता है। यानी लास्ट वाले ईयर में क्या होगा? 5/30, यानी 3 साल कंप्लीट, ये 3 इयर्स कंप्लीट जाएंगे पे बैक में, और इसमें से क्या आएगा? 5/33 इयर्स, हाँ या ना? कितना आएगा? सर इसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई यही कर दीजिए, कितना आया? 1.8 आ रहा है, यानी 1 महीना पूरा, 1 मंथ सॉरी, और 0.8 को मंथ में डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 30 से 1.8 एग्जैक्टली आ रहा था, आगे भी है ना, तो उसको पूरा लिखना। क्या करना था यार, कुछ नहीं, कैलकुलेटर दो मुझे, ऐसे सस्ते काम मत करना बेटा, अप्रोक्सीमेशन का खतरनाक काम होता है। अभी अगर आपका देखो 5/33 आपका आ रहा था कितना? वेट अ मिनट, 5/33 पॉइंट में कुछ यस आ रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, मंथ आ गया 1 पॉइंट समथिंग, इसमें से -1 कर दो क्योंकि 1 महीना तो हो गया, जो भी आपके कैलकुलेटर पे आया इसमें मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दो, और आपको मिल गए 24, 24.5 दिन। तो आप, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 25 दिन ले रहा हूं, ठीक है ना? ये नहीं आपका 25 दिन। तो व्हाट इज द पे बैक पीरियड? 3 years 1 month and 25 days। क्लियर? कैसे है? सेम प्रोसीजर यार, देखना तेरे पास कितने, 3 साल तो एब्सोल्यूट जा रहे हैं, चौथे साल में कितने लाख, कितने रुपए चाहिए? 5,000 रुपए चाहिए। चौथे साल कितने चाहिए? 5,000 रुपए और चाहिए 1 लाख बनाने के लिए, लेकिन मिला कितना है? 33,000। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 33,000 कितना आया? 0.1515 ऐसा कुछ करके आ रहा होगा, हाँ या ना? आ रहा है? बोलो यार, ये ईयर आया ना, ये क्या आया? ईयर, प्रोपोर्शनेट ईयर आया। आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इनटू 12 कर लो, 1.8181 ऐसा करके कुछ आया। अब 1.8181 क्या है? ये मंथ है, तो 1 मंथ तो सुना था ना, तो 1 हटा दो ना, -1 कर लो। अब 0.818181 ऐसे करके है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 30 कर लो, आपके डेज आ जाएंगे। तो 24.54 ऐसे कुछ करके आया, मैंने इसलिए 25 डेज ले लिए। क्लियर? खत्म। ये तो था तुम्हारा पे बैक पीरियड, सिंपली हो गया, खत्म। व्हाट अबाउट एआरआर? कौन सा लेंगे? अरे भाई ये उठाना, ये है ना प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट 0 है, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर से थोड़े जा रहा है। यहाँ पे कितने प्रॉफिट हो गए? 1 2 3 4, 0 को भी काउंट करना है, कितना हो गया? 20 और 8 28,000, कितना हुआ?
डिवाइडेड बाई 4 कितना आया? 7,000 का एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या लेंगे? 1 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, याद आया? 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, 0 नहीं दिया तो कितना आएगा? 50,000 नहीं आएगा। और ARR क्या आएगा फिर? 7,000 डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया 14%। क्लियर है? तो ये था, मैंने कहा बोला तुम्हें मेथड नहीं यूज करना है, मेथड ऐसे यूज होता है और क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में दोनों में। क्लियर है? इनफैक्ट हम इस पे NPV IRR जो कहो वो मेथड लगा सकते, बट फिलहाल अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका कंसेप्ट नहीं है। अब अगली बार टेक्निक्स की बात होगी। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन पूरा करना है, केवल आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करना, आगे दिमाग मत लगाना। रही बात टेक्निक्स की, तो यहाँ पे टेक्निक्स के लिए पे बैक पीरियड का एक क्वेश्चन होगा, शायद देख लेते हैं। ये तो ARR आ गया, पे बैक का क्वेश्चन नहीं है, शायद नहीं है। एग्जाम्पल्स दे रखा है, एग्जाम्पल्स ही कर लेना, क्या दिक्कत है? आगे पेज में जहां नाम, अभी PDF भेज दे रहा हूं ना, जहां मेथड का नाम शुरू वहीं से एग्जांपल शुरू, फिर अगला मेथड है ARR है, उसके भी कुछ एग्जांपल्स है और एक शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दूसरा जिसमें ARR लगाएगा। ठीक है ना? उसके बाद आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक है जो हमको नेक्स्ट क्लास में शुरू करनी है। क्लियर है यहां तक? पक्का?